दोस्तों, हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की चर्चा कर रहे हैं, आप सभी ये जानते हैं। और अब तक उस पर 3 सेशंस किए जा चुके हैं। तो पिछले 2 सेशन में बल्कि हम लोगों ने ये जाना कि अगर एंटीसीडेंट के रूप में कोई पर्सन आया हो, कोई व्यक्ति आया हो, तो हम रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं। तो चर्चा हुई, उत्तर आया कि हु या हुम का प्रयोग करते हैं। जब सब्जेक्ट के रूप में आता है तो हु का, ऑब्जेक्ट के रूप में आता है तो हुम का। हम कभी कभी हु का ही प्रयोग सब्जेक्ट तथा ऑब्जेक्ट दोनों रूपों में कर सकते हैं, और उसके बदले दैट भी आ सकता है। इतनी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। आशा है कि आप लोग इसको दोहरा करके और तब इस सेशन के लिए तैयार होंगे। आप में से जो लोग इसी सेशन से जुड़ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइए और जाकर देखिए। पिछले 3 सेशंस को भी आप देख लेंगे तो रिलेटिव प्रोनाउन को समझना आसान हो जाएगा। आज की चर्चा अब थिंग्स के बारे में। अब सवाल ये है कि अगर मान लीजिए एंटीसीडेंट के रूप में, एंटीसीडेंट क्या है इसको मैंने तफसील से बताया था। आप में से जो लोग आज ही जुड़ रहे हैं वो पिछले सेशंस जाकर के, पिछले वीडियोस जाकर के देखें तो उनको समझ में आ जाएगा। अगर ये एंटीसीडेंट कोई थिंग हो जाए, थिंग, कोई प्लेस आ जाए, थिंग आ जाए, तो क्या हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ेंगे। वो कोई बुक हो सकता है, वो पेन हो सकता है, वो प्लेस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में कोई थिंग आएगा साहब, तो हम नेचुरली विच का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विच का। अच्छा, ये जो विच है ये मोर फॉर्मल माना जाता है। फॉर्मल इंग्लिश में लोग विच का प्रयोग थिंग्स के लिए करते हैं। हम चाहें तो यहां पर दैट का प्रयोग भी कर सकते हैं। या समझिएगा, अगर आप पिछले सेशंस तैयार कर चुके हैं तो आपको बात समझ में आ रही होगी कि जैसे हु के बदले, हुम के बदले दैट का प्रयोग हो रहा था, वैसे ही विच के बदले भी दैट का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, अब चूंकि हु का ऑब्जेक्ट हुम था, लेकिन यहां तो विच का ऑब्जेक्ट विच ही होता है, तो जैसे हु और हुम दोनों के बदले दैट आ सकता था, वैसे ही विच के बदले दैट आ सकता है। सिंपल सी बात है। अब यहां पर मैंने मोर फॉर्मल लिखा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये दैट इनफॉर्मल होता है। ये दैट फॉर्मल है। एक्चुअली जो पुरानी इंग्लिश है, ओल्डर इंग्लिश में विच का प्रयोग थर्ले से किया जाता था, अच्छा माना जाता था। अब धीरे धीरे विच की जगह दैट का प्रयोग होने लगा, तो दैट भी फॉर्मल ही है। दैट भी प्रयोग ग्रामेटिकली बहुत अच्छे से किया जाता है, ट्रेडिशन में है। बट ये है कि दैट आजकल ज्यादा प्रयोग होता है, विच का प्रयोग ज्यादा फॉर्मल माना जाता है, मतलब ओल्डर इंग्लिश मानी जाती है। लेकिन आप इस चक्कर में न पड़ के, आपके सामने जब सवाल आएंगे तो आप देख लीजिएगा विच और दैट दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम चले उदाहरणों की तरफ। आप ये बात समझ गए कि विच और दैट दोनों का प्रयोग हम किसके लिए करते हैं? कोई थिंग आ जाए एंटीसीडेंट के रूप में। ये बात स्पष्ट होगी जब आप उदाहरण देखेंगे। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल के रूप में जाहिर सी बात है, जो एंटीसीडेंट आएगा वो कोई प्लेस हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, कोई बुक, पेन, प्लेस, कुछ भी। आप कहेंगे कि दिस इज द बुक which I wanted to buy since my childhood। देखिए जरा, अर्थात यही वो किताब है ये जिसे मैं बचपन से खरीदना चाहता था। ये मेरी इच्छा थी कि मैं इस किताब को खरीदूं। यहाँ पर देखिए बुक के बाद क्या आया? विच आया, क्योंकि थिंग है। अब यहाँ इस विच की जगह आपने अगर हु का प्रयोग करने की कोशिश की या हुम का प्रयोग करने की कोशिश की, यहाँ पर विच को हु हुम दोनों में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि देखो विच के बाद आई आया है, प्रोनाउन आया है,
चर्चा हो चुकी है कि जब रिलेटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है तो वो ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ पर देखिए विच ऑब्जेक्ट है, और आप ये भी चर्चा कर चुके हैं कि ऑब्जेक्ट के रूप में हु का प्रयोग भी हो सकता है और हुम तो होता ही होता है साहब। तो फिर इन दोनों का प्रयोग आप यहाँ नहीं कर सकते। इस विच को हु या हुम रिप्लेस नहीं कर सकता, क्योंकि थिंग्स के लिए हम हु का हुम का प्रयोग नहीं करते हैं। ये एकदम गांठ बांध लीजिए, ठीक है। हाँ, आप इस विच की जगह चाहें तो दैट का प्रयोग बखूबी कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज द बुक दैट आई, आगे डैश 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 सेंटेंस होगा, उसमें उतना जगह नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूं। दिस इज द बुक दैट आई, आप इस विच की जगह इस दैट का प्रयोग धरले से कर सकते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि यहां पर जो विच है ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ऑब्जेक्ट के रूप में आया है या सब्जेक्ट के रूप में आया है कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सब्जेक्ट के रूप में भी दैट को विच के बदले प्रयोग कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी दैट को प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, एक बात जरूर, अगर आपको याद आ रहा हो, मैंने आपसे कहा था कि जब इनका प्रयोग हम ऑब्जेक्ट के रूप में करते हैं तो हम इनको जीरो भी कर सकते हैं, अर्थात रिलेटिव प्रोनाउन को हटाया जा सकता है, उसे गायब किया जा सकता है, उसके बिना भी लिखा जा सकता है। तो आप देखो, मैंने एग्जाम्पल चूंकि ऐसा दे दिया कि उसमें ऑब्जेक्ट ही आ गया, तो आप यहाँ विच का प्रयोग कर सकते हैं, आप यहाँ दैट का प्रयोग कर सकते हैं, और आप चाहें तो रिलेटिव प्रोनाउन को जीरो करके उसको हटा के सीधे लिख सकते हैं दिस इज द बुक आई wanted to buy, आगे बढ़िए, since my childhood। ये देखिए, अब ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, ये सब के सब करेक्ट हैं। आप इनमें से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि आप इसको गायब तभी करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट होगा, जब ये सब्जेक्ट होगा तब आप इसको गायब नहीं कर सकते, ठीक है। मैं आपको एक सब्जेक्ट का एग्जांपल देता हूं, जरा संभालिएगा, देखिएगा ध्यान से, ठीक। आइए, आप एक एग्जांपल सब्जेक्ट का लीजिए, बस ये ध्यान रखना है कि जब ये सब्जेक्ट के रूप में आएंगे तो इनको गायब नहीं किया जा सकता है। ये गायब तभी होते हैं जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और जब भी एंटीसीडेंट के रूप में कोई थिंग आएगा, कोई वस्तु आएगी, तो आप वहां पे विच का प्रयोग कर सकते हैं या उस विच के बदले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि द काउ which is grazing over there is mine। वो गाय जो वहां पे चर रही है वो मेरी है, वो मेरी है। आप जरा देखिएगा, इसको संभालिएगा। अब देखें जरा, अब मैंने यहां पे विच लिखा, आप में से कुछ लोगों को लग सकता है कि सर जी काउ तो लिविंग थिंग है, ये तो सजीव है, आपने थिंग की बात की, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साहब मनुष्य के अलावा बाकी जो भी चीजें प्रकृति में हैं उनको थिंग ही मानते हैं। मनुष्य भी, भाई हम भी क्या हैं, हम भी लिविंग थिंग हैं। तो ये चूंकि आप इसको और आसान तरीके से समझिए, बहुत आसान सी बात, कि दुनिया में जिसको हम खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, ठीक है, जिसका इस्तेमाल हम अपने लिए करते हैं साधनों के रूप में, चाहे भोजन के रूप में, सवारी के रूप में, वो सब थिंग माने जाते हैं। वो हमारे लिए उपयोग की चीज है। हर वो चीज जो हमारे उपयोग की है वो थिंग है, उसको आप मनुष्य से कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए काउ यहाँ पर थिंग के रूप में यहाँ भी चाहेगा, आप इस काउ के लिए हु का प्रयोग नहीं कर सकते, गलत होगा, ठीक है। अब देखिए, आप इस विच की जगह दैट भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि द काउ दैट, आगे आप देख लीजिएगा। अब यहां पर देखिए, अब यहां पर आपको सुविधा उपलब्ध नहीं है जो अभी चर्चा हो रही थी। अब यहाँ पे विच क्या है, एक सब्जेक्ट के रूप में आया है, यहाँ पे इज आया है, जब इसके बाद वर्ब आती है तो ये सब्जेक्ट होता है। ये मैं बार बार चिल्ला के कह रहा हूं पिछले 3 सेशन से
इसलिए आप विच की जगह दैट का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन यहां पर विच या दैट को हटा नहीं सकते, हटाएंगे तभी जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आएंगे। तो ठीक, तो विच का प्रयोग हम तब करेंगे जब एंटीसीडेंट के रूप में कोई थिंग आएगा, कोई एनिमल, कोई प्लेस या कोई वस्तु, बुक, पेन एटसेट्रा, टेबल, हाउस, कुछ भी, ये तय हो गया। उस विच के बदले हम दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अब ये सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। जब ये ऑब्जेक्ट होंगे, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट होंगे, तो आप इनको गायब भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं। इसके पीछे के एग्जांपल में आपने देखा था, वहां पे ऑब्जेक्ट के रूप में था, अब यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में है। यहां पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बात जब ऑब्जेक्ट की हो रही है तो आपको बताया गया होगा, या मैं आज बता दे रहा हूं, कि जब किसी नाउन या प्रोनाउन को आप वर्ब के बाद रखते हैं तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको किसी प्रेपोजिशन के बाद रखें तो वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन किसी प्रेपोजिशन के ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, या आप पहले पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है, आपने बाय हुम, फॉर हुम, टू हुम का प्रयोग पिछले दिनों देखा। जो लोग नए साथी हैं, मैं फिर कहूंगा कि आप जाके पिछले सेशंस को देखें। तो जैसे हु किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है तब उसको हम हुम लिखते हैं, वैसे ही आप फॉर विच, ऑन विच, बाय विच लिख सकते हैं। अब यहां पे जो विच है ये क्या है, इस फॉर का, इस ऑन का, इस बाय का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये प्रेपोजिशन है, इसके ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां पर ध्यान रखना है कि आप जब इस तरह से लिखेंगे ऑन विच, बाय विच, फॉर विच, तो अब इसके बदले साहब आप दैट का प्रयोग नहीं कर सकते। कभी भी आप फॉर विच की जगह फॉर दैट, ऑन दैट या बाय दैट नहीं लिख सकते। क्यों साहब? क्योंकि दैट के ठीक पहले कभी भी किसी प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता। दैट इज never preceded by a preposition. Remember it. So in such conditions you cannot replace which by that. Clear? आप इसको, हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हाँ दैट का प्रयोग नहीं हो सकता, ये इसका अर्थ मत निकालिएगा। अभी मैं आगे दिखा रहा हूं, आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने ये कहा कि प्रेपोजिशन के बाद दैट नहीं आता, लेकिन आपको मैंने एक तरीका बताया था कि प्रेपोजिशन लास्ट में चले जाते हैं, तब तो दैट का प्रयोग हो सकता है ना। अभी मैं दिखाता हूं, आप देखो, पहले इनसे एग्जांपल लिखो। अब यहां पर जब आप ऐसा प्रयोग करेंगे तो ये जो विच होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, किसका? किसी प्रेपोजिशन का। अब देखिए आप सेंटेंस कैसे लिखेंगे। आप कहेंगे कि द कार by which he came is not very big. अब देखिए, the car by which he came is not very big. जिस कार से वह आया वह कार बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी कार है, उसी से वो आया है। यहां पर देखिए क्या आया, बाय विच। अब इस बाय विच की जगह आप द कार बाय दैट ही केम इज नॉट वेरी बिग नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते। लेकिन मैंने आपको ये बात पिछले सेशंस में बताई थी, चर्चा हो चुकी है कि ऐसे वाक्यों में हम इस प्रेपोजिशन को बाद में रख सकते हैं। हम जब बाद में रखते हैं तो क्या होगा, आप तब इसको गायब भी कर सकते हैं या इसके बदले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसको गायब कर सकते हैं या इसके बदले दैट का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस सेंटेंस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं साहब कि द कार दैट ही केम बाय इज नॉट वेरी बिग। देखिए साहब, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, द कार
दैट ही केम बाय। अब ये प्रीपोजिशन जब यहाँ आ गया तो आप दैट का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर ऐसा प्रयोग करना आपको अटपटा लगता है तो आप इसको जीरो कर सकते हैं, इसको गायब कर सकते हैं, हटा सकते हैं। अब अटपटा लगने की बात मैं कह तो दिया, लेकिन आप भाग नहीं सकते, बच नहीं सकते, क्योंकि एग्जाम में पता नहीं इस पैटर्न पे सवाल आएगा कि इस पैटर्न पे आएगा, ये तो आप नहीं जानते ना। आपको तीनों चीजों की प्रैक्टिस करनी होगी। हाँ, अब चूंकि ये ऑब्जेक्ट है तो आप इसको गायब करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि द कार ही केम बाय इज नॉट वेरी बिग। ये देखिए, आप इस बात को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। द चॉइस इज योर्स, द चॉइस इज योर्स, आपके सामने है, आप कैसे भी लिख सकते हैं। ये सब के सब शुद्ध हैं, बिल्कुल शुद्ध हैं, खूब प्रयोग किए जाते हैं और आपके एग्जाम में इन सभी पैटर्न पे सवाल आते हैं, इसलिए आप बच नहीं सकते, इसको सीखना पड़ेगा, ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, बात जब प्रीपोजिशंस की उठी है तो आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी। मैं इसको साफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, संभालिएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब देखिए कि जब प्रेपोजिशन तय हो गया कि प्रेपोजिशन के बाद विच आएगा, तो जब विच प्रेपोजिशन के बाद आता है तो चूंकि प्रेपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन, चाहे वो हु हो, हुम हो, विच हो, कुछ भी हो, व्हाट हो, इन सब का प्रयोग करना थोड़ा जटिल लगता है। लोग इसको लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड रहते हैं, कॉन्फिडेंस नहीं आता। इस अवस्था में लोगों ने ये कहा कि हम इसको चाहें तो रिप्लेस कर किसी और तरीके से भी लिख सकते हैं। हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? ये देखो, जैसे आपने अगर इन विच या ऑन विच लिखा तो इससे टाइम का बोध हो सकता है। इन विच या ऑन विच, ये टाइम को बताता है। तो टाइम बताने के लिए आप इस रिलेटिव प्रोनाउन को चाहे तो रिलेटिव एडवर्ब में बदल सकते हैं। अब बताइए, रिलेटिव एडवर्ब में कौन सा शब्द है जो समय बताता है? बिल्कुल सही साहब, व्हेन। आप इस इन विच या ऑन विच के बदले व्हेन का प्रयोग करके वाक्य को लिख सकते हैं, वाक्य आसान हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि आई, अब ध्यान ये रखना है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सर जी कब ऑन आएगा, कब इन आएगा। तो भाई अगर मंथ होगा, ईयर होगा, वीक होगा तो इन आएगा, सेंचुरी होगी तो इन आएगा, आप समझ रहे हैं। और कोई डेट होगी, कोई डे होगा, पर्टिकुलर टाइम होगा, ठीक है, दिन या तारीख होगी तो ऑन आएगा। और महीना होगा, साल होगा, शताब्दी होगी, सप्ताह होगा तो इन आएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इसको संभालिएगा। I don't know the month in which he was born। देखिए, मुझे वो महीना नहीं पता जिस महीने में उसका जन्म हुआ था। देखो यहां पे क्या आया? इन विच, समय का बोध हो रहा है। तो आप इस इन विच को चाहें तो व्हेन से रिप्लेस करके लिख सकते हैं, आई डोंट नो द मंथ व्हेन ही वॉज बॉर्न। ये देखिए, आसान हो गया। अब चाहे आप इसको ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, दोनों करेक्ट है। मैंने क्या किया, इस इन विच प्रेपोजिशन प्लस विच के बदले रिलेटिव एडवर्ब व्हेन का प्रयोग कर दिया। दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों का अर्थ एक ही है, कोई अंतर नहीं है। बस वहां पे रिलेटिव प्रोनाउन आया, यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब आया है। अच्छा, एक बात और, रिलेटिव एडवर्ब्स कहते हैं कि आप मेरे एंटीसीडेंट, अर्थात ये क्या है, ये इसका एंटीसीडेंट है, आप मेरे एंटीसीडेंट को गायब भी कर सकते हैं। अर्थात इस सेंटेंस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आई डोंट नो व्हेन ही वॉज बॉर्न। ये देखिए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जो एंटीसीडेंट था मंथ उसको हमने गायब कर दिया। जब नाउन गायब होगा तो द अपने आप गायब हो जाएगा, आप समझ रहे हैं।
ठीक है। तो इस तरह से इन विच, ऑन विच को हम व्हेन से रिप्लेस कर सकते हैं जब वहां पे समय का बोध होगा। देखिएगा जरा, संभालिएगा, ठीक है। इसी तरह आपके सामने अगर इस तरह के और भी फ्रेज आए जहां पर विच आया हो और साथ में कोई प्रेपोजिशन आया हो तो आप उसको भी रिप्लेस कर सकते हैं। मान लीजिए आ जाए एट विच या इन विच। अभी जो एट विच और इन विच है इससे प्लेस का बोध हो सकता है, स्थान का बोध होगा। अब आप समझ रहे हैं, जब स्थान का बोध होगा तो भैया रिलेटिव एडवर्ब कौन सा है जो स्थान की बात करता है? बिल्कुल सही जा रहे हैं आप लोग, वेयर। आप इनके बदले, एट विच के बदले, इन विच के बदले वेयर का प्रयोग कर सकते हैं, आसानी से सेंटेंस को रिराइट कर सकते हैं। जैसे आ जाए कि दिस इज द प्लेस एट विच I found your bag। देखिए जरा, यही वह जगह है जहां पर मुझे तुम्हारा बैग मिला। बैग किसी का खो गया होगा, वो लाके कोई दिया कि तुम्हारा बैग कहाँ मिला? अरे ये तो कहा चलो बताते हैं, लेकर गया, ये देखो यही जगह, यही पे तो बैग मिला था, ठीक है ना। आप देखो जरा, अब साहब यहां पर क्या आया? एट विच, प्लेस का बोध हो रहा है। अच्छा, यहां पर भी आपके मन में होगा कि सर जी कब एट विच, कब इन विच, फिर वही बात आ गई। अगर कोई कंट्री होगी, कोई सिटी होगा, कोई स्टेट होगा तो वहां इन आएगा। बड़े शहरों के लिए, बड़ी जगहों के लिए इन का प्रयोग होता है, आप जानते हैं। और छोटे जगहों के लिए, प्लेस के लिए एट का प्रयोग होगा। ये प्रेपोजिशन की बात है, कहीं प्रेपोजिशन की चर्चा हुई तो उसको विस्तार से बता दूंगा, आप आसानी से देखिए। अब यहां पर भी आप इस एट विच की जगह क्या लिख सकते हैं? दिस is the place where I found your bag। ये देखिए, अब यहाँ एट विच क्या आ गया? वेयर आ गया। आसानी से, बिल्कुल मीनिंग नहीं बदल रही है। ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, ये भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, आप आसानी से उसको रिप्लेस कर सकते हैं। और ये मैंने आपसे क्या कहा था कि आप चाहें तो इसको गायब भी कर सकते हैं, क्योंकि ये प्लेस रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं कि मेरे एंटीसीडेंट को आप छिपा के भी लिख सकते हैं। तो अब नीचे मैं लिखूंगा तो शायद आपको दिखे नहीं, मैं बोल दे रहा हूं, आप देखो, आप इसको लिख सकते हो कि दिस इज वेयर आई फाउंड योर बैग। दिस इज वेयर आई फाउंड योर बैग। समझ रहे हैं आप इस द प्लेस को गायब करके भी लिख सकते हैं, दिस इज वेयर आई फाउंड योर बैग, ठीक है। इसी प्रकार साहब आप देखते रहिएगा, संभालिएगा, आप लोग साथ में चलिएगा, काटते चलिएगा, समझते चलिएगा। इसी प्रकार एक और कंडीशन आती है जहां पर फॉर विच का प्रयोग किया जाता है। और जब आप फॉर विच का प्रयोग करते हैं, ये जब फॉर विच आता है तो इससे रीजन का पता चलता है, कारण, रीजन। अब इस फॉर विच को आप क्यों, कारण की बात हो रही है तो कौन सा एडवर्ब कारण बताएगा? बिल्कुल सही जा रहे हैं, वाई। वाई, आप इसको वाई में कन्वर्ट कर सकते हैं और सेंटेंस को रीराइट कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि डू यू नो द रीजन फॉर विच ही इज एंग्री विथ मी। देखिए जरा, डू यू नो द रीजन फॉर विच ही इज एंग्री विथ मी। अब यहां पर देखिए क्या आया? फॉर विच, ये फॉर विच। और फॉर विच का मतलब क्या तुम्हें कारण पता है, जिस कारण से वह मुझसे नाराज है, वह कारण तुम्हें पता है क्या? वो कारण आपको पता हो तो मुझे बता दीजिए क्यों नाराज है। तो आप इसको भी लिख सकते हैं क्या? डू, यहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, डू यू नो the reason why he is angry with me। ये देखिए क्या किया मैंने, जो फॉर विच था, इस फॉर विच की जगह मैंने वाई का प्रयोग किया।
सेंटेंस बिल्कुल सेम, मीनिंग सेम, कोई अंतर नहीं है। बस डिफरेंस ये है कि हम यहाँ पर प्रेपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन की जगह रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसा इसलिए किया गया, मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रेपोजिशन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करने में लोगों को थोड़ी परेशानी होती है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर भी आप इस एंटीसीडेंट को गायब करके कह सकते हैं क्या कि डू यू नो व्हाई ही इज एंग्री विथ मी। यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि डू यू नो व्हाई ही इज एंग्री विथ मी, द रीजन गायब हो गया। आप एंटीसीडेंट को हटा के इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज आपने विच का प्रयोग देखा और उस विच के बदले दैट कैसे आएगा, कब आएगा, ये आपने देखा। मैं फिर कह रहा हूं कि ये बहुत ही मजेदार और बड़ा चैप्टर है और जल्दी जल्दी नहीं, हर स्टेप पर कुछ खास बातें हैं जहां से बार बार आपकी परीक्षा में सवाल पूछा जाता है। जो आज मैंने ये आपको बताया, फॉर विच, एट विच, इन विच की जगह रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग, यहाँ से इंप्रूवमेंट के सवाल बहुत पूछे गए हैं। तो आप जरा इनको संभालिएगा, आगे इनकी और भी चर्चाएं होंगी। मैं एक एक चीज को तफसील से, जब तक हम लोग मिलने को मजबूर हैं, जब तक हम दूर हैं, मैं आपको कोशिश करूंगा कि कक्षा में जिस तरह से मैं तफसील से पढ़ाता था वैसे ही हर चीज़ को बताने की कोशिश करूं। अगर आप इससे लाभान्वित हो रहे हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो, दैट विल इंस्पायर मी टू डू बेटर एंड बेटर एंड बेटर। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू शेयर योर feelings, your emotions, your opinions with me. It is your duty. Please go ahead and just comment in the comment box. Like and subscribe. Do like and subscribe. It is your duty. Please. तो चर्चा जारी रहेगी। हम लोग अगले सेशन में इसको और आगे की तरफ लेके चलेंगे, कुछ और बातें करेंगे। थैंक यू।